सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक के गद्य पाठ भारत माता। इस पाठ के लेखक हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी कुछ कुछ बातें और जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 में, है ना। 1889 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं: मेरी कहानी, ये क्या है? आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, ये हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। ये लेखों और भाषणों का संग्रह है। ये सभी बाद में जो ये हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद आदि जो है, वो सब उनके जो भाषण है उसका एक संग्रह है। भाषण दिए हैं उन्होंने उसका। इनकी मृत्यु हुई है 1964 में। आइए और आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का सुझाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के भी चाचा नेहरू के रूप में नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती अर्थात पक्षधर, है ना। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजों से भाषांतर, है ना। भाषा में जो अंतर है अंग्रेजों से, है ना, अंग्रेजी से भाषांतर मतलब उसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। उसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश को कोने कोने में आयोजित जलसों मतलब सभा, है ना, समारोह में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है। इसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है ना। मतलब यही इस पाठ की मुद्दा है, विषय है ना। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उसका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट है। मतलब ये जो कहने की जो भाव है वो उसका अर्थ बहुत बड़ा है, विराट है।
और प्रस्तुतिकरण पैना है। और इसका प्रस्तुत करना एक पैना है। पैना है मतलब लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित करता है बहुत, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे जाता हूँ, मतलब एक समारोह से दूसरा समारोह, है ना, या फिर सभा बोल सकते हो, एक सभा से दूसरे सभा करने के लिए जब जाते हैं और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, है ना, रहता होता, तो उस तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता, है ना। मतलब लोगों के भाषण देने के लिए जब वो जाते थे, तो उस भाषण में इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है। भारत क्या है? एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम रह करता मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे की किस्म की गीज़ा, है ना, उन्हें दूसरे ही किस्म की गीज़ा गीज़ा अर्थात भोजन या खाद्य, है ना, गीज़ा की ज़रूरत थी। दूसरे किस्म की गीज़ा की कहने का मतलब कि उसको दूसरे प्रकार की आवश्यकताएं थी, लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद महदूद था, महदूद अर्थात सीमित, है ना, जिनका नज़रिया सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता। ठीक है, मैं इस बड़े देश मतलब भारत की चर्चा करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी, मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता। मसलों मतलब मुद्दा या विषय, है ना, उन विषय का या मुद्दों का जिक्र करता मतलब उसकी बातें करते, है ना। तो उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यक्सा, यक्ष मतलब एक समान, है ना, ये यक्ष था। स्वराज का भी जिक्र करता। ठीक है, स्वराज्य का मतलब स्वतंत्रता का भी जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर, उत्तर पश्चिम, उत्तरी भारत है और पश्चिमी, है ना, तो उस तरफ है खैबर दर्रे। खैबर दर्रे पहाड़ियों के बीच जो रास्ता रहता है उसको बोलते हैं दर्रा, है ना, तो खैबर दर्रा, दर्रे का नाम है खैबर। तो उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर धूर दक्षिण के, मतलब सबसे अंतिम हिस्सा जो दक्षिण के कन्याकुमारी तक, है ना, अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उसकी उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, है ना, उनकी तकलीफ़ें एक सी थीं, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन, कड़े लगान और सूद। सूद मतलब क्या? टैक्स, ब्याज, है ना, सूद मतलब क्या? ब्याज। पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी। गुथी हुई मतलब जैसे माला को, एक माला मोती से, मोती या फूलों को जो बनाते हैं ना, तो वैसे ही उसको एक दूसरे में वो गुथी हुई थी, उस गड्ढे के ढड्ढे के साथ, है ना। ढड्ढे मतलब क्या? परेशानी, परेशानी या बोझ बोल सकते हैं, है ना, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। विदेशी सरकार मतलब अंग्रेज, और इससे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुंज है, जिसके हम एक क्या है? जूझ है, अर्थात एक हिस्से हैं, एक भाग है ना,
मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में रहने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। ठीक है, वो अपने इन भाषणों में समारोह में जो भाषण देते थे उसमें अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, ये सभी क्या है देश, जानते हो आप सभी लोग, है ना। तो पश्चिमी एशिया के में रहने वाले कशमकशों का मतलब वहाँ की भी जो लड़ाइयाँ हैं, है ना, जो परतंत्रता है ना, उसका भी जिक्र किया कर ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन, है ना, सोवियत यूनियन में रहने वाले अचरज भरी तब्दीलियों मतलब परिवर्तन, है ना, सोवियत यूनियन में जो रहने वाले जो आश्चर्य भरी जो तब्दीलियां हैं, बदलाव है ना, उसका भी हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है ना। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। जिस इसकी वजह यह थी कि हम हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने उन्हें जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमारे पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 मतलब 1930, है ना, सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से उन्होंने मुल्कों के बारे में मेरे हवाले, है ना, मुल्क के हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। हवाले मतलब उनके विषय में, है ना, विषय, मेरे विषय उसकी समझ में आ जाते थे, जो वो बोलना चाहते थे वो सब समझ में आ जाते थे उन लोगों को। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उसका क्या मतलब है, या भारत माता कौन है जिसकी वे जय कर चाहते हैं, है ना। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल मतलब उत्सुकता, है ना, उत्सुक और ताज्जुब होता, है ना, कुतूहल अर्थात उत्सुकता और ताज्जुब मतलब आश्चर्य होता। और कुछ जवाब न पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, हट्टे कट्टे जानते हो, है ना, जाट अर्थात अ, अ, म, पंजाब में अधिकतर ये लोग होते हैं, है ना, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था। जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की? ठीक है, धरती माता की तो जय, लेकिन कौन सी धरती? उसके गांव की या उसके जिले की या उसके सूबे की, मतलब उस राज्य की, है ना, उस प्रदेश की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है ना। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि वह सब है हिंदुस्तान वह सब है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं। अजीज़ है मतलब बहुत प्रिय है, प्यारे है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, है ना, हिंदुस्तान के लोग और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत माता कौन है? भारत में जो करोड़ों लोग रहते हैं वही है भारत माता। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। भारत देश में रहने वाले जितने लोग हैं उन सभी लोगों का जय।
मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, मतलब एक भाग हो। इस भारत माता के सभी लोग जो है, एक एक जो व्यक्ति हैं, भारत के जो नागरिक है ना, वो इस भारत माता के एक अंश हैं। एक तरह से तुम ही भारत माता हो, है ना, और एक तरह से तुम ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, है ना। इस तरह मानो उन्होंने कई बड़ी खोज कर ली हो, ठीक है। और ऐसा लगता उनको कि वो बहुत बड़ी खोज कर लिए हैं, है ना।